नमस्कार। एटीएल टीवी का एक खास प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ, इसमें आप सभी का स्वागत है। और इसी कड़ी में आज मैं अर्चना जैन आपको मिलवा रही हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर दिनेश पांडे जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि होम्योपैथी क्या है और ये किस तरह से काम करती है? होम्योपैथी एक सिस्टम है चिकित्सा का, और इस सिस्टम में हमारा जो तरीका है वो है लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। मतलब जिसको जो बीमारी होती है उसी लक्षण की वाली दवाइयाँ हम लोग उसको देते हैं। ये होम्योपैथी है। और होम्योपैथी एक पद्धति है जो जर्मन से निकली हुई है। उसका जो निकलने का है वो जर्मन से है, और बाद में अब ये इस वक्त में हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी हिंदुस्तान में है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि होम्योपैथी इलाज की तकनीक किस तरह मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है? होम्योपैथी इलाज की तकनीक मरीजों के लिए पूरी तरह से फ़ायदेमंद है। ये भी एक पूरी चिकित्सा पद्धति है, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, उसी तरह से होम्योपैथी भी एक पूरी तरह से अपने चिकित्सा पद्धति है। और इसमें रोगियों का पूरी तरह इलाज संभव है, हर तरह से इलाज संभव है इसमें। जी, कुछ लोगों की भ्रांति है कि इसमें थोड़ा समय लंबा लगता है मरीज को ठीक होने में। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। समय लंबा इसमें नहीं लगता। अगर रोगी हमारे पास तुरंत अपनी परेशानी को लेकर आ जाता है तो उसका इलाज भी तुरंत हो जाता है। और कुछ बीमारियां जटिल होती हैं, वो चाहे किसी भी पैथी में आप लो, तो वो जो जटिल बीमारी हैं, असाध्य बीमारी हैं, पुरानी बीमारियां हैं, जो जिस दिन होती हैं वो उसी दिन से पुरानी होती हैं, तो उनमें ज़्यादा वक्त लगता है। वो सभी पैथियों में लगता है। और जैसे हमारे यहाँ किसी भी रोग को लेके अगर मरीज आता है, जैसे हमारे पास बुखार का रोगी आता है, तो उसको कोई ज़्यादा दिन थोड़ी लगते हैं, उसको तुरंत ही ठीक हो जाता है मरीज। जैसे और पद्धति में ठीक होता है जल्दी, ऐसे हमारे यहाँ भी जल्दी ठीक हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, किन किन बीमारियों का इलाज हम होम्योपैथी द्वारा कर सकते हैं? होम्योपैथी में हम सभी तरह की रोगियों का इलाज करते हैं। और इसमें हमारी जो फिलॉसफी है होम्योपैथी की, उसमें हम लोगों को बताया गया है कि जो जिसमें ग्रॉस पैथोलॉजी हो, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बहुत बड़ा घाव हो या कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हो, या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल इंजरी हो, वहाँ पे हमारी दवाइयाँ उतनी मतलब कारगर तो होती हैं, परंतु उसके लिए और ट्रीटमेंट लेने की भी आवश्यकता साथ में होती है। जी सर, होम्योपैथी इलाज के लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ मरीज़ को देते हैं? देखो, हमारे यहाँ दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, 3000 से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ होती हैं, और उनकी सबकी पावर अलग अलग होती है। जैसे 6 है, 30 है, 200 है, 1000, 1M जिसको हम लोग कहते हैं, 10M है। इस तरह से बहुत सारी पावर होती हैं। दवाइयाँ हमारे यहाँ 3000 से ज़्यादा होती हैं, और सभी दवाइयाँ रोगी के हिसाब से हमको देनी होती है। इनको बनाने की कुछ विशेष पद्धति भी होती है? होम्योपैथिक दवाइयाँ किस तरह से बनती हैं सर? होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाने के लिए अलग अलग हमारे 3 स्केल होते हैं, सेंटीसीमल, डेसिमल, सेंटीसीमल और 50 मिलीसीमल स्केल। 3 तरह के स्केल में दवाइयाँ हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, और ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे एनिमल किंगडम से बनाई जाती है, जैसे अपने सांप से बनाई जाती है, सांप के जहर से हमारे यहाँ दवाई बनाई जाती है। और इसी तरह से एनिमल से अपने बी जो मधुमक्खी होती है, उससे भी हमारे यहाँ दवाई बनाई जाती है। इसी तरह से बहुत सारी एनिमल किंगडम से और प्लांट से, बहुत सारे प्लांट से हमारे यहाँ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। केमिकल से हमारे यहाँ दवाई बनाई जाती हैं, और कुछ हम लोगों के यहाँ होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये अपने
होती हैं, एक्सरे से हमारे यहाँ दवाई बनाई जाती है। इस तरह से डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, फूल से हमारे यहाँ दवाई बन जाती है, पत्तियों से हमारे यहाँ दवाई बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से दवाई बनाई जाती है। उनको बनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे डेसिमल स्केल में बनाते हैं तो भाई 1 भाग दवाई का होता है, उसको पहले पल्प को वो करके 1 भाग दवाई और उसमें 9 भाग जो है वो अल्कोहल होता है और उसको 10 बार स्ट्रोक्स देते हैं। इस तरह से एक पोटेंसी बन जाती है। इस तरह से आगे पोटेंसी को बनाते रहते हैं। उसका 1 भाग लेते हैं, फिर अगली और फिर अल्कोहल मिलाते हैं, इसलिए वो दवाई आगे बनती चली जाती है। इसीलिए अलग अलग स्केल्स में अलग अलग तरीके से ये दवाएँ बनती रहती हैं। जी। कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी इलाज में जो बीमारियां हैं उन्हें 2 श्रेणी में रखा जाता है, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। इस बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें ऐसा है, ये है कुछ दवाइयाँ एक्यूट होती है, कुछ बीमारियाँ एक्यूट होती हैं, कुछ क्रॉनिक होती हैं और कुछ जैसे एक्यूट है, जैसे अभी आपको जुकाम हुआ, बुखार हुआ, ये एक्यूट बीमारियां होती हैं। और जैसे अभी कोई बीमारी हो गई वो एक्यूट कहलाती है। और कुछ बीमारियां जैसे लकवा किसी को आ जाए तो वो क्रॉनिक बीमारी कहलाती है। इसी तरह से आपके जैसे कोई नर्व का पेन है जी, कमर का दर्द है, इस तरह से जो बीमारियां होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं। परंतु अगर एक्यूट बीमारी में भी हमारे पास रोगी आ जाता है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और क्रॉनिक बीमारी में आता है तो उसको भी हम अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये तो डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथी है इसमें क्रॉनिक डिजीज़ में, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ का क्या दायरा है? कौन कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज इस पद्धति द्वारा किया जा सकता है? जैसे एक्जिमा है जी, जो सोराइसिस है, और जैसे बार बार निमोनिया होने की टेंडेंसी बच्चों में डेवलप हो जाती है, अस्थमा है, तो ये सब क्रॉनिक बीमारियों में आते हैं। तो इनमें थोड़ा सा वक्त भी लगता है, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक होने जाने में भी टाइम लगता है जी। होम्योपैथी सर बच्चों के लिए भी बहुत सेफ़ मानी जाती है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ दरअसल मीठी होती हैं, गोलियाँ तो बच्चे भी आराम से ले लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के लिए हमारी दवाई बहुत कारगर साबित होती हैं, और उनको एक तो लेने में सुविधा होती है, हम गोली में बना के दे देते हैं, तो बच्चे आसानी से ले लेते हैं। और बच्चों को अगर पहले तुरंत ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास संपर्क करके मरीज अगर आ जाता है तो वो बच्चे बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं रोगियों में। ये है। यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी दवाइयों को लेने के क्या नियम हैं और किन किन चीज़ों का इसमें परहेज़ किया जाता है? देखो, होम्योपैथिक दवाइयों को लेने के लिए कोई ऐसा पक्का कोई नियम नहीं है। फिर भी अगर हम उनको गोलियों में देते हैं तो अगर जीभ में डालते हैं गोलियां, तो उस टाइम हम लोग ये कहते हैं कि जीभ थोड़ी सी साफ रहे तो ठीक है। और थोड़ी देर, क्योंकि जीभ साफ रहे तो दवाइयाँ हमारे यहाँ ये कही जाती हैं, हमारी फिलॉसफी ये कहती है, हमारा सिद्धांत ये कहता है कि दवाइयाँ तुरंत जीभ पे ही उनका असर शुरू होता है, और जीभ से वो सीधे हमारे नर्व से चली जाती हैं, और नर्व जो है, नर्वस सिस्टम जो है अफेक्टेड पार्ट को भेजता है अपना, कि जिससे वो जिस भी अंग में बीमारी हो रही है वो अंग जल्दी से ठीक हो जाए जी। उन्हें हाथ नहीं लगाया जाए। हाथ लगाने का लॉजिक यही है कि भाई हाथ में हम इतनी जल्दी हाथ तो धोते नहीं हैं, तो हाथ तो जल्दी से गंदे हो जाते हैं जी। तो इसलिए हाथ नहीं लगाने का लॉजिक है। अदरवाइज हाथ नहीं लगाने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, और कोई ऐसा विशेष कोई परहेज नहीं होता। परंतु पुराना ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पहले चलता था कि भाई आप जैसे हींग वाली चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी स्मेल आती है, प्याज है, लहसुन है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। परंतु हम आजकल देख रहे हैं ये चीज़, सब चीज़ मरीज़ इस्तेमाल करते हुए भी हमारी दवाई लेता है तो उसका पूरा असर होता है जी। सर, इन होम्योपैथी दवाइयों को लेने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं?
होम्योपैथिक दवाई को लेने के वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, परंतु कभी कभी हमारे जो मरीज़ की जो चीज़ें होती हैं, जो चिकित्सक उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाता, या कई बार मरीज़ के बताने में मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम पूछते हैं भाई हमने दवाई दी मरीज़ को, और दूसरी बार मरीज़ हमारे पास आता है, हम उससे पूछते हैं भाई कैसा आपको फ़ायदा है। कई बार मरीज़ इस संशय में उसको पूरी बात नहीं बताता कि अगर मैं डॉक्टर साहब को पूरी बात बता दूं कि मेरे को ठीक हो रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर साहब अच्छी दवाई ना दें। तो इस वजह से कई बार मरीज़ दोबारा से हमको कहता है जी साहब मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। तो कई बार इसमें क्या होता है कि डॉक्टर से कई बार गलती ये हो जाती है कि वो जो दवाई उसने दी है रिपीट उसको नहीं करनी है, वो दवाई उसने रिपीट कर दी, तो कई बार जिस रोग को उसने ठीक किया है, जिसमें उसको फ़ायदा हुआ है, वो रोग दोबारा से थोड़ा सा उभरना शुरू हो जाता है। नुकसान कोई नहीं है, फिर दोबारा से उभरना शुरू हो जाएगा, थोड़े दिन बाद वो फिर डिसअपीयर भी हो जाएगा, परंतु थोड़े से दिन बीच में ज़्यादा लग जाएंगे जी। ये है, ये होम्योपैथी की टेक्निक है क्या? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो इसमें नियम होता है कि पहले ये पूरी बीमारी को निकालती है और फिर उसे ठीक करती है, ऐसा भी कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ निकालने का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपके पास हमारे पास कोई एक्जिमा का मरीज आता है, जो जैसे चर्म रोग का कोई मरीज आता है, और वो चर्म रोग सूखा हुआ है और बहुत ज़्यादा उसमें खुरन बने हुए हैं, सूखा हुआ है, बहुत ज़्यादा जगह पे है। अगर हम उसको दवाई देंगे तो वो थोड़ा सा उसमें पानी सा निकलेगा तो गीलापन आएगा, और अक्सरतः ये होता है कि जब तक वो सूखा जो रोग होता है वो अपने आप ऐसे जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं। निकलने का मतलब होता है कि वो गंदगी है, उस गंदगी को हम निकालेंगे तो बाहर की जो चीज़ें होती है वो गंदगी हट जाएगी, और जैसे जैसे गंदगी हटेगी तो वो रोग हमारा कम होता चला जाएगा, वो निकलना नहीं है। परंतु जैसे कोई वैसा चर्म रोग आता है, अभी किसी को हुआ वैसे ही कोई ऊपर से दाद हो रहा है या खुजली हो रही है, तो वो कुछ ज़्यादा निकलने वाला नहीं है, वो निकलेगा नहीं। परंतु जो पुराना कोई आ रहा है तो वो निकलेगा, उसमें से थोड़ा सा पानी आनी निकलेगा और फिर धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। ऐसे ही जैसे कफ का कोई रोगी हमारे पास आ जाता है, निमोनिया का कोई रोगी हमारे पास आ जाता है, तो अंदर कफ जम जाता है, अपने ब्रोंकाई में इनमें कफ जम जाता है। तो हमारी थ्योरी ये कहती है कि जो वेस्ट है, कफ जो है वेस्ट है, उस वेस्ट को हम बाहर निकालेंगे, उसको अंदर रखने से कोई मतलब नहीं है, तभी मरीज ठीक हो हाँ, पाएगा। तो वो जो कफ है वो कफ अपने नाक से और मुंह से, कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती है, तो वो कफ बाहर निकलता है, पर वो बढ़ना नहीं है। हमारे अंदर वो गंदगी है, उस गंदगी को, हमारे लिए वेस्ट है, उस गंदगी को हम बाहर निकालना ही चाहेंगे उस रोगी से, जिससे वो रोगी आसानी से ठीक हो जाए। जी डॉक्टर साहब, एक्जिमा के रोगी हैं वो कितने दिन में इस होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो सकते हैं? देखो, इसमें कोई पक्का टाइम तो बताना मुश्किल होता है जी। इसमें कोई टाइम नहीं बताया जा सकता, कोई भी डॉक्टर इसमें टाइम नहीं बता सकता, परंतु एक्जिमा का रोगी एक बार होम्योपैथी की दवाई उसको शुरू कर दी जाए तो वो ठीक ज़रूर हो जाता है। समय कोई बताना मुश्किल है, क्योंकि समय तो इसमें कई बार बहुत जल्दी भी ठीक हो सकता है, कई बार बहुत लेट भी ठीक होता है जी। आज से बात करें हम बीपी और शुगर जैसी बीमारियों की, तो इन्हें होम्योपैथी द्वारा ठीक करने में कितना समय लगेगा? देखो, ठीक होने का इनका समय कोई नहीं है। जैसे शुगर है और बीपी है जी। आज के युग में बीपी और शुगर एक बर्निंग समस्या है, अक्सर लोगों को रहती है, और ब्लड प्रेशर और शुगर इनके होने के कारण भी बहुत होते हैं। ये हेरिडिटी भी होता है, और हमारे आज के जो डेली की जो दिनचर्या है हमारे, उस दिनचर्या की वजह से और स्ट्रेस के वजह से बीपी भी हो जाता है, स्ट्रेस से, मेंटल स्ट्रेस से शुगर भी हो जाती है। अगर आपकी हमारी दवाई से उसको फ़ायदा तो होना शुरू हो जाएगा, परंतु उसका स्ट्रेस लेवल अगर नहीं घट पाएगा, अगर उसकी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो उसके लिए आपको दवाई तो खानी पड़ेगी, परंतु कोई निश्चित समय तो उसमें नहीं बताया जा सकता। डॉक्टर साहब, बीमारी की स्टेज पर भी ये निर्भर करता है कि इस बीमारी को ठीक करने में कितना समय लगेगा? हाँ, देखिए, समय बताना तो बहुत मुश्किल है, समय तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसी भी रोग का समय बताना तो
संभव नहीं है, किसी भी रोग का समय बताना संभव नहीं है। आजकल आपको बुखार हो जाए तो आप बुखार के बारे में भी नहीं बता सकते तो बुखार कितने दिनों में उतरेगा। कई बार बुखार महीनों चल जाता है, कई बार सालों बुखार चल जाता है, तो समय किसी के लिए नहीं बताया जा सकता। परंतु इन सब में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है लगातार। और अगर कोई दिनचर्या आपकी ठीक हो और हेरिडिटी में कुछ ना हो तो ये परेशानियाँ कुछ परसेंट लोगों के ठीक भी हो जाती है। क्योंकि परंतु आज के युग में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, दिनचर्या बहुत गड़बड़ है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसलिए इन चीज़ों को कई बार ठीक होने में बहुत लंबा समय भी लग जाता है और दवाई भी लगातार लेनी पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे बहुत से लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो वो बार बार बीमार पड़ते हैं, इसके लिए आप कौन सी दवाई उन्हें रिकमेंड करेंगे? इसके लिए कोई हम दवाई का नाम तो नहीं बता सकते क्यों हमारे यहाँ इम्यूनिटी के लिए बहुत दवाइयाँ होती हैं। और परंतु जैसे जैसे रोगी ठीक होता चला जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम अपने आप मजबूत होता चला जाता है। कई बार अलग से दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बार बार किसी बच्चे को बुखार आ रहा है, अगर बार बार बुखार आना उसका बंद हो जाए तो उसका इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जी। तो कई बार इम्यूनिटी की दवाई देना भी हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं होता, पर कभी कभी हम इम्यूनिटी की भी दवाई देते हैं। और जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है, इम्यूनिटी भी बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपका लिविंग कैसा है, आपका दिनचर्या कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप कितनी जल्दी दवाइयाँ लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या, थोड़ा सर दर्द हो जाए तुरंत दवाई खा लेते हैं, तुरंत कोई बात हो जाए तुरंत कोई दवाई खा लेते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना है तो आपको दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। कम से कम एलोपैथी दवाइयों का सेवन आपको कम से कम करना पड़ेगा, जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल ना घटे। जी। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, जिससे इम्यूनिटी लेवल बढ़े। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बोला कि लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है, खान पान उनका बहुत बदल गया है, तो आप इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसा खान पान हो, अपनी दिनचर्या कैसी रखें? भाई दिनचर्या का है, आदमी को, हर एक को, बच्चे को, बड़े को, ओल्ड एज वाले को, सभी को सुबह उठ के थोड़ा वॉक करे, थोड़ा योगा करे और उसके बाद फिर अपना कोई ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट भी आपका जो हल्का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जी। और फिर दिन में आप लंच लें, शाम का डिनर टाइम से करें। जबकि हमारी लोगों के आजकल ज़्यादातर लोगों की हैबिट ये है कि सब लोग लंच भी लेट करते हैं, रात का डिनर भी बहुत लेट करते हैं, सोते भी बहुत लेट से हैं और सब लोग अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, जिससे आदमी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आदमी की ठीक से नहीं आए, नींद समय पर नहीं आए, तो आदमी भी कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। बस जैसे शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है। और आपने अभी इम्यूनिटी की जिक्र करी, इम्यूनिटी के बारे में आपने मुझसे पूछा, तो अगर हम नींद भी समय से नहीं लें और खाना भी समय से नहीं खाएं तो हमारा इम्यूनिटी लेवल तो अपने आप घटता चला जाएगा। तो सब चीज़ें समय से करें। और जो नेचुरल फूड है, जो मतलब मौसम के हिसाब से फल सब्जियां आती हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कई बार, जनरली लोग, कि जो फल और सब्जियां मौसम की नहीं आती, बिना मौसम की सब्जियां फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी डाइटिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होती और महंगी भी होती हैं वो चीज़ें, और हमारा पाचन और उस पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए हमको मौसम के हिसाब से ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अब ये आज के तारीख में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड चल जाता है भाई, तो इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। और मैं आजकल युवकों को देखता भी हूँ, क्योंकि मैं रोज़ मरीज़ देखता हूँ, मैं युवकों, सभी बच्चों को देखता हूँ, यूथ को देखता हूँ, जिनका दिनचर्या इतनी ख़राब हो गई है कि वो लोग रात को पूरी रात तो पढ़ाई करते हैं और पूरे दिन सोते हैं।
अब उनका इम्यूनिटी लेवल कैसे ठीक हो जाएगा, उनका पाचन कैसे ठीक हो जाएगा, पूरा साइकिल खराब हो गया। पूरा साइकिल खराब हो जाएगा। कैसे उनके बाल मेंटेन रहेंगे, बाल भी झड़ने शुरू हो जाएंगे और वो कैरियर के किसी स्तर पर पहुंच सकते हैं, पहुंच भी जाएंगे, परंतु बाल से चले जाएंगे, बाल उनके कईयों के झड़ने शुरू हो जाते हैं, पाचन डिस्टर्ब हो जाता है और हाथ पैर शरीर दुखने लग जाता है। कोई बीपी या शुगर जैसी बीमारियां उनको लग जाती हैं। वो पहुंच गए किसी स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, आईएएस भी बन जाएंगे, आईपीएस भी बन जाएंगे, डॉक्टर, अच्छे बड़े डॉक्टर भी बन जाते हैं, साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, परंतु किसी न किसी को रोग को साथ में लगा लेते हैं क्योंकि फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे। हाँ, ये है। डॉक्टर साहब, अब मौसम बदल रहा है, आने वाला मौसम अब विंटर्स का होगा, तो इस समय काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, बीमारियों का ये घर है। इसके लिए आप क्या सभी को सलाह देंगे, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि किस तरह अपनी देखभाल करें? मैं तो सभी को एक ही चीज़ सलाह देता हूँ कि जो अपने कपड़े पहनने का काम है वो मौसम के हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए। जब से हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने सर्दी वाले कपड़े निकाले ही नहीं हैं, तो वो पहनने चाहिए। सब हाफ बाजू के पहन रहे हैं और इस तरह के कपड़े, तो अपने मौसम के हिसाब से एक तो कपड़े पहनने शुरू करने चाहिए। एक एसी, कूलर, पंखा जितनी आवश्यकता हो उसके हिसाब से उसको चलाएं। ये नहीं कि आपको घर में चले गए तो आपको एसी चलाना ही चलाना है। अगर आपको आवश्यकता नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है, तो आपको एसी चलाने की आवश्यकता नहीं है, पंखे से भी काम चल सकता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, दिन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, रात का टेम्परेचर बहुत कम है, तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, उसको बॉडी एकदम से एडॉप्ट नहीं कर पाती, एकदम से उसको बॉडी वो नहीं कर पाती, एडॉप्ट नहीं कर पाती। तो जिससे टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी बॉडी का वो इम्परफेक्ट हो जाता है, जिससे बुखार, सिर दर्द, जुकाम, इस तरह की बीमारियां भी हो जाती हैं। जी सर, आपकी इस सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम बहुत आभारी हैं आपके। नहीं, धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को और सभी को यही कहूँगा कि भाई हमारी होम्योपैथी को आप अपनाओ, होम्योपैथी अपनाओ, जिससे साइड इफ़ेक्ट कम से कम नहीं हो, साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, परंतु रोगी को तुरंत रोग होते ही हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, जिससे रोग को ठीक होने में ज़्यादा दिन नहीं लगें। और ये भ्रांति जो आपके मन में है कि भाई होम्योपैथी में बहुत दिन लगते हैं, वो भ्रांति भी आपकी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जी। जैसे जिन रोगियों को मैं देखता हूँ जो फैमिलीज़ में से बहुत सारों से जुड़ी हुई है, अब वो मेरे पास सभी रोग के लिए मेरे पास आती हैं, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता। पर जो लोग अभी मन में सोचते हैं और किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आज तक गए ही नहीं हैं, और वो दूर से ही बात करके ही सोच लेते हैं कि भाई हमको तो पता नहीं जल्दी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पर आप एक बार हमारी दवाइयाँ लीजिए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपको कम लागत में, कम पैसे में आपका इलाज हो जाएगा। जबकि एलोपैथी में और सिस्टम में आपको बहुत ज़्यादा रुपए लगाने पड़ते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रुपए भी आपको नहीं लगाने पड़ते और इलाज भी सही हो जाता है। तो एक बार आप होम्योपैथी में आइए और देखिए, आपको रिजल्ट हर हालत पर मिलेगा और उस रिजल्ट का फ़ायदा उठाइए और अपनी दिनचर्या को ठीक रखिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं की एक आज बहुत बड़ी परेशानी है इनफर्टिलिटी, तो इस क्षेत्र में भी होम्योपैथी का कुछ योगदान हो सकता है क्या? होम्योपैथी का इनफर्टिलिटी में आजकल बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि होम्योपैथी में भी इनफर्टिलिटी का इलाज आराम से संभव है और कम लागत में संभव है और जल्दी संभव है। ऐसा मैं प्रतिदिन अपने रोगियों को देखता हूँ और इस शहर में और शहर के बाहर भी मेरे बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जिनको मैंने इलाज दिया और उनका किसी के पुत्र हुआ, किसी के पुत्री हुई है। तो ये इलाज होम्योपैथी में आराम से संभव है, परंतु आएँ और
जल्दी आएँ और जल्दी इलाज कराएं। जैसे बहुत लंबा समय निकालने के बाद आते हैं तो भी खैर रिजल्ट हमारे यहाँ आ जाते हैं, तब भी हो जाते हैं, पर परसेंटेज रिजल्ट की फिर तब कम हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी और आजकल जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको पीसीओडी की समस्या, पीरियड्स टाइम से नहीं आना और ये सब परेशानियां भी रहती हैं, उसमें भी होम्योपैथिक सिस्टम और मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से कारगर है। तो जब तक आप लोग लेंगे नहीं, इलाज लेंगे नहीं, तब तक ये पता नहीं लगेगा कि होम्योपैथी इसमें किस में काम कर रही है, किस में नहीं कर रही है। अभी कुछ वक्त पहले मैंने एक लेडी को देखा और उसको दवाई दी और उसका प्रेगनेंसी हो गई, और क्योंकि डिलीवरी के बाद ले तो हमने उसको भेजना ही था, वो हम नहीं करा सकते थे, तो वो हमने उसको भेजा। तो वो लेडी डॉक्टर ने उस मरीज़ से कहा, उसके अटेंडेंट से कहा, उनने मुझे ये बात बताई कि डॉक्टर साहब क्या इस चीज़ का भी इलाज करते हैं? तो बड़े आश्चर्यचकित होकर उनने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या इस फील्ड में भी इलाज करते हैं? तो उन्होंने कहा जी वो तो बहुत लोगों को इस तरह की दवाई देते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी का भी इलाज संभव है और अच्छे से होता है, बहुत कम पैसे में होता है, बहुत कम लागत में होता है। जी, थैंक यू डॉक्टर। दर्शकों, आज ये थे हमारे साथ वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर दिनेश पांडे जी, जिनसे टॉक में हमने पाया कि होम्योपैथी इलाज की एक बहुत कारगर पद्धति है और इसके बारे में भ्रांतियां ना पालें कि इसमें लंबा वक्त लगता है, क्योंकि यह जो हमारा मर्ज़ है उसे पूरी तरह से ठीक करती है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें यह भी पता चली कि महिलाओं की बीमारियों में भी यह पद्धति काफ़ी हद तक कारगर है, जहाँ निसंतान महिलाएं भी संतान पा सकती हैं। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी रत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, ATL TV अलवर के लिए।